कहाँ जोड़ोगे सर, आप कुछ सोचो। नाम ना पड़ रहे। जुड़ेगी कहाँ सर, रहने दो सर। रहने दो सर, खाना खाओ जाके आप भी, बोलते बोलते थके हो गए आप। देखिए पिछले क्लास डिमांड फॉर मनी जिसको पूरा अच्छे से पढ़ा था, एक छोटा सा शॉर्ट रिवीजन ले लेते हैं क्योंकि टफ तो नहीं है लेकिन नया है ना, नया टॉपिक है, इसे 12th में नहीं पढ़ा था, ना 11th में पढ़ा, इसलिए एक रिवीजन। देखिए डिमांड फॉर मनी क्या है, तुम कोई सामान खरीदना चाह रहे हो, कुछ भी सामान खरीदना चाह रहे हो या सर्विस लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें पैसा चाहिए, मनी चाहिए, तो तुम मनी कहीं ना कहीं से तो जुगाड़ करने लग जाते हो, वही डिमांड फॉर मनी है। बस फ़र्क क्या है कि डिमांड फॉर मनी तुम्हारे पास मनी आने के लिए होता है, जो डिमांड मनी की डिमांड की जा रही है वो तुम्हारे पास मनी आने के लिए किया जाता है ना। तो होल्डिंग द मनी इज़ कॉल्ड डिमांड फॉर मनी। क्यों किया जाता है, इसका नेचर क्या है, इसका नेचर है डेराइव्ड डिमांड। डेराइव्ड डिमांड का मतलब ज़रूरत किसी और सामान की है और उस सामान को हासिल करने के लिए जिसकी ज़रूरत हमें पड़ती है वो है मनी, इसलिए इसे डेराइव्ड डिमांड कहते हैं। इसी की वजह से हमारी परचेजिंग पावर बनती है परचेजिंग पावर की वजह से हम डिमांड करते हैं ना मनी की। मनी इट इज़ डिमांडेड फॉर इट्स परचेजिंग पावर। मनी हाथ में आता है तो हम कमोडिटी की परचेजिंग पावर बना पाते हैं। मतलब है ना कि मनी की डिमांड करने से हमारी परचेजिंग पावर। हाँ, अगली बात, पीपल जो है वो डिमांड कर रहे हैं मनी की, तो क्यों कर रहे हैं, विश टू हैव कमांड ओवर रियल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक, ये बता। और इसके बाद हमने क्या देखा, डिमांड फॉर मनी इज़ एक्चुअली डिमांडेड फॉर लिक्विडिटी एंड स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है, उसकी वैल्यू फ्यूचर के लिए, है ना, ये क्या है, फ्यूचर के लिए रखना। फ्यूचर में कुछ लेना होता है। और लिक्विडिटी तुरंत आज के आज ही हम खर्च करें। हाँ, इसके बाद डिमांड फॉर मनी हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट, प्राइस, इनकम। इन सब के डिटर्मिनेशन की वजह करना है, इन इंटरेस्ट का डिटर्मिनेशन, प्राइस का डिटर्मिनेशन, इनकम का डिटर्मिनेशन, तो ये मनी की वजह से पॉसिबल हो जाता है। और इसके बाद तो एक ये चेन थी, ये तो हो ही गया था। हायर द इनकम, अगर इनकम ज़्यादा है तो उसकी वजह से एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा तो क्या रहेगा, जो रिच पीपल है वो मनी ज़्यादा होल्ड करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें खर्चे ज़्यादा करने हैं ना। इनकम ज़्यादा जिसकी है वो रिच है, वो एक्सपेंडिचर ज़्यादा कर रहा है, इसके लिए उसे मनी ज़्यादा होल्ड करना है। तो एक तरह से मनी ज़्यादा होल्ड करने का मतलब डिमांड फॉर मनी ज़्यादा रहेगा। फिर द क्वांटिटी विच पीपल डिज़ायर टू होल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द प्रिवेलिंग द प्राइस लेवल। अगर ज़्यादा मनी होल्ड कर रहे हैं तो फिर वो प्राइस लेवल से क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। होल्डिंग द मनी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रिवेलिंग द प्राइस लेवल। हायर, अब प्राइस ज़्यादा होगा तो हायर शुड बी द होल्डिंग ऑफ मनी। एक दूसरे से उल्टा है। हाँ, मतलब बढ़ावा देना। ज़्यादा देखो, होल्डिंग करना है, डिज़ायर कर रहे हो, तुम ज़्यादा पैसा अपने पास रखना चाह रहे हो, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है, प्राइस लेवल पर। ज़्यादा प्राइस लेवल होगा ज़्यादा होल्डिंग करेंगे मनी की, कम प्राइस लेवल होगा तो मनी की होल्डिंग भी कम ही रहेगी ना। और मनी की होल्डिंग का मतलब है डिमांड फॉर मनी। तुम्हारा 2 लाख का मोबाइल लेना चाह रहे हो तो मनी की होल्डिंग कितनी हुई, 2 लाख, यानी डिमांड फॉर मनी कितना हो गया, 2 लाख।
वही प्राइस 2 लाख की जगह 20,000 हो जाए तो होल्डिंग कम हो गई, डिमांड फॉर मनी भी कम हो जाएगा। इट फॉलोज दैट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला वो तो बताया था, ज़्यादा होल्डिंग करते हैं, होल्डिंग मतलब अपने पास ज़्यादा पैसा रख रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी। भाई कहीं ब्याज कमा सकते थे ना, उससे नहीं कमा रहे हैं क्योंकि पैसा अपने पास रख रहे हैं। तो हाँ, कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ज़्यादा हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी इज़ द, और वो क्या है, इंटरेस्ट रेट अ पर्सन कुड अर्न ऑन अदर एसेट्स। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट रेट अगर ज़्यादा होने लग जाएगा तो लोग होल्डिंग को ज़्यादा करेंगे कि कम करेंगे? कम करने लगेंगे, क्योंकि उन्हें दिखाई देगा कि भाई कॉस्ट ज़्यादा लग रही है मेरी। अपने हाथ में, अपने तिजोरी में पैसा रखने के बजाय बैंक में रखो, तो होल्डिंग ऑफ मनी को क्या कर देंगे फिर? कम करेंगे, यानी कि डिमांड फॉर मनी कम होने लग जाएगा। जगह जगह इन्वेस्ट करने लगेंगे, उन्हें दिखाई देगा कि कोई बैंक है एफडी पर 20% का इंटरेस्ट दे रहा है, 3 लाख रुपए तिजोरी में रखा है, कोई ब्याज नहीं मिल रहा है, इससे बढ़िया है उसे एफडी करवा दें। एफडी करवा देंगे तो 20% का ब्याज मिलने लगेगा, 60,000 रुपये हर महीने। अच्छा है, ये बात था पुराना डिमांड फॉर मनी। इन्हीं को कई कुछ साइंटिस्ट लोग आए, इकोनॉमिक्स के साइंटिस्ट लोग, ये तो बात हो ही गई, ये वाला तो बता ही दिया ना मैंने अभी। हायर द इंटरेस्ट रेट हायर वुड बी द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग कैश एंड लोअर द डिमांड फॉर मनी। तो कुछ साइंटिस्ट लोग आए, उन्होंने रिसर्च किया और क्या बताया? तो ये बताया बेसिकली तो 2 ही जो है कि थ्योरी हैं, इन्हीं 2 थ्योरी में एक और एक्स्ट्रा थ्योरी निकल के आई जो इसी से रिलेटेड है, कैम्ब्रिज से रिलेटेड थी। तो तीसरी थ्योरी आई क्या नाम था उसका? एक्चुअली थोड़ा स्पेलिंग की दिक्कत रहती है, किनीसन थ्योरी। फिर मैं कह रहा हूँ ना मेरे साथ स्पेलिंग की दिक्कत है। किनीसन थ्योरी। सर मैं बता रहा हूँ, बुक रखवा के कह लो, इनने कहा था मुझसे। उसी में बीच में बाईपास दे दो। असल में ये कैम्ब्रिज में से ही निकला है, ठीक है, लेकिन जब कैम्ब्रिज को पढ़ाऊँगा तब पता चलेगा कि ये कैम्ब्रिज से कैसे अलग हो गया। ठीक, अभी क्या है? पहला थ्योरी क्लासिकल अप्रोच, इसका दूसरा नाम है क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, QTM। चलो देखते हैं इसके बारे में। अब मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एक आइडिया लगने जा रहा होगा कि यहाँ से MCQ क्यों ज़्यादा आने चाहिए। नहीं आ रहा होगा समझ में? नहीं आया? ये वो पोर्शन है जहाँ तुम्हें लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है, और जहाँ लर्न करने का काम ज़्यादा आया वहाँ MCQs यानी कि क्वेश्चंस ज़्यादा बनेंगे। ठीक है, तो एक एक करके इन्हीं के बारे में समझना है। देखें, पहला जो अप्रोच है क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच, इसे शॉर्ट फॉर्म में QTM कहा जाता है।
ये थ्योरी देने वाला कौन? ये थ्योरी देने वाला है इरविन फिशर। इरविंग फिशर। इसके बारे में तुम एक जगह और पढ़ोगे, यहीं पे ही सीए में ही एक जगह और पढ़ोगे, तब शायद तुम्हारे अंदर अंतर आत्मा तुम्हें बोलेगी कि ये बहुत परेशान कर रहा है। तो इरविंग फिशर, ठीक है। ये तो वो है जिसने थ्योरी दी, और ये किसी यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता था, ठीक है। ये जिस यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता है वो है येल यूनिवर्सिटी। येल यूनिवर्सिटी। इसने एक किताब लिखी, एक किताब लिखी, द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। देख रहे हो, ये डिमांड फॉर मनी की डेफिनेशन में एक वर्ड जिसे मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया था, परचेजिंग पावर, उस पर पूरी किताब बनी है, ठीक है। अब उस पूरी किताब में क्या बताया गया है? तो उस पूरी किताब में एक ही चीज़ पे फोकस, मतलब ज़्यादातर जो फोकस हुआ है वो इसी पर है कि डिमांड फॉर मनी डिपेंड करता है तो परचेजिंग पावर पे है। ये किताब लिखी कब? 1911 में। यानी आज से 103 साल पहले, ठीक है। ये जो थ्योरी है वो क्या बता रही है? एक रिलेशनशिप बता रही है, ठीक है। There is a strong relationship between money and price level and the quantity of money ठीक है। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन मनी एंड प्राइस लेवल एंड द क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज the main determinant of the price level or the value of money। ये जो स्टेटमेंट है पूरी, इस स्टेटमेंट को अगर समझने बैठेंगे तो कुछ हद तक तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जो इसका जो मेन जो समझाना चाह रहा है
उसे समझने के लिए इसने एक इक्वेशन दी है, उस इक्वेशन को समझेंगे। अगली इसमें लाइन लिखो, चेंजेस इन जनरल लेवल ऑफ कमोडिटी प्राइस और changes in value और purchasing power of money are determined first and foremost by change in the quantity of money in circulation। ये दो लाइनें हैं जो थियोरिटिकली फिशर की इस थ्योरी को एक्सप्लेन करता है, लेकिन ये लाइनें जो हैं, ये दो स्टेटमेंट्स जो हैं, तब तक नहीं समझ में आएगा जब तक फिशर की भावनाओं को शॉर्ट में न्यूमेरिकली ना समझा जाए। क्वांटिटी है ना लास्ट लाइन में सेकंड वर्ड। हाँ, द क्वांटिटी ठीक है। तो इसके जो स्टेटमेंट की बात करें, इसके स्टेटमेंट को फिशर ने एक्सप्लेन किया। फिशर्स वर्जन also termed as equation of exchange। जो फिशर ने जो स्टेटमेंट बोली, इसे इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज नाम से जाना जाता है या फिर ट्रांजैक्शन अप्रोच के नाम से जानते हैं। ट्रांजैक्शन अप्रोच, इसे हाईलाइट कर लेना। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन निकल के आ गए। दो क्वेश्चन निकल के आ गए। पहला तो यही है कि फिशर का जो अपना स्टेटमेंट है, जो फिशर ने थ्योरी दी है, उसे हम अगर टर्म दें, नाम दें, तो क्या नाम देंगे उसे हम?
तो हो गया इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। फिर दूसरा क्वेश्चन यही है कि इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज को हम और किस नाम से जानते हैं? ट्रांजैक्शन अप्रोच। ठीक है ना? काफ़ी सारे इसमें लर्न करने वाली पॉइंट मिल रहे हैं। तो फिशर ने कहा कि जो मैंने पीछे स्टेटमेंट तुम्हें बताई है, जो तुम्हें समझ नहीं आई है, वो असल में ये है MV इज इक्वल्स टू PT। MV इज इक्वल्स टू PT। where M is equals to total money in circulation on an average। V का मतलब ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। V का मतलब है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन that is the average number of times across all transactions a unit of money is spent। इसके आगे P का मतलब है एवरेज प्राइस लेवल, और उसके बाद T का मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस। इतने को अब समझ लेते हैं। अभी यहाँ से समझेंगे। फिशर ने डिमांड ऑफ मनी की थ्योरी दी। तो फिशर ने कहा किसी इकोनॉमी में डिमांड ऑफ मनी उतना ही रहेगा जितना वहाँ पर ज़रूरत है लोगों को। देखिए, उसने एक इक्वेशन दी, तो इसे हम इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। इक्वेशन का मतलब क्या है? LHS और RHS दोनों इक्वल होना। तो फिशर ने बोला कि इक्वेशन है MV इक्वल्स टू PT। MV का मतलब, M का मतलब टोटल मनी इन सर्कुलेशन, एवरेज बेस पर टोटल मनी कितना सर्कुलेटेड है, और V का मतलब है ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। अब ये वेलोसिटी क्या है?
क्या होता है वेलोसिटी? स्पीड से बता। स्पीड। वेलोसिटी जो है असल में, अब साइंस की लैंग्वेज में जाएंगे तो थोड़ा और गहराई से मतलब निकलेगा, लेकिन हम यहाँ देखेंगे तो केवल स्पीड। तो वी मतलब ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन। किसी इकोनॉमी में जो मनी का जो सर्कुलेशन है वो कितना तेज़ी से हो रहा है, कितना तेज़ी से हो रहा है का मतलब कितनी बार हो रहा है, कितनी ज़्यादा हो रहा है, समझे? इसे कहते हैं ट्रांजैक्शन वेलोसिटी। जैसे एक इकोनॉमी में मान लो 100 लोग हैं और वो 100 लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं और एक महीने में 100 ट्रांजैक्शन करी हैं, तो वेलोसिटी 100 हो गई। और वही दूसरी तरफ एक महीने में 200, 300, 500 कर बैठे हैं, तो वेलोसिटी ज़्यादा हो गई ना। तो यहाँ इन दोनों का क्या सेंस निकला कि एक इकोनॉमी में मनी का सर्कुलेशन एवरेज बेस पर कितना है। तो एवरेज बेस पे मैं मान के चलता हूँ 100। मनी का सर्कुलेशन कितना है एवरेज बेस पर? 100 यूनिट। 100 रुपये का टोटल मनी का जो है सर्कुलेशन है। वेलोसिटी कितनी आ रही है? तो वो तो डिपेंड करता है ना कि पब्लिक कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रही है, कितना ज़्यादा ट्रांजैक्शन कर रही है। तो ट्रांजैक्शन जितनी ज़्यादा होंगी वेलोसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। मैं कहता हूँ 50 ट्रांजैक्शन है तो वेलोसिटी कितनी हो गई? 50 है। और MV मतलब कि 5000। तो देखो टोटल मनी इतना है और लोग टोटल जो ट्रांजैक्शन इतना करने को रेडी हैं। ट्रांजैक्शन करने का मतलब हुआ, ट्रांजैक्शन करने का मतलब हो गया कहीं ना कहीं ये सप्लाई से रिलेटेड है। देना, कोई ले रहा है तो कोई दे भी तो रहा है। मनी का सर्कुलेशन इतना है, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे को जा रहा है। ट्रांजैक्शन की वेलोसिटी इतनी है, एक पर्सन दूसरे से ट्रांजैक्शन कर रहा है, दूसरा तीसरे से कर रहा है। एक ट्रांजैक्शन में 100 रुपये लग रहे हैं तो 50 ट्रांजैक्शन में कितना रुपये लगेगा? 5000 लग जाएगा। भाई एक पर्सन एक से दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो 100 रुपये लग रहा है, 50 रुपये लग रहा है। क्या सही तो बता रहा हूँ? एक पर्सन दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रहा है तो 100 रुपये लग रहा है। मनी का सर्कुलेशन कितना हो रहा है? 100। और ट्रांजैक्शन कर कितने रहा है? 50। तो टोटल जो सर्कुलेशन है वो 5000। सर्कुलेशन मतलब सप्लाई। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये रिलेटेड हो गया सप्लाई से रिलेटेड, है ना। वहीं नीचे आ जाएं तो इतने की तो सप्लाई है इकोनॉमी में, इतने की सप्लाई है। आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बताया? P मतलब एवरेज प्राइस लेवल और T मतलब है टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर से वही बात, ट्रांजैक्शन कितने कर रहे हैं? अब प्राइस लेवल क्या रहेगा? प्राइस लेवल वही जितने का मनी सर्कुलेशन है उतना ही, और उसके साथ ट्रांजैक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 50 और प्राइस लेवल एक बार का 100 रुपये। तो कुल मिला के कितना आ रहेगा? 5000। और ये जो है प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग तो डिमांड चलती है ना, प्राइस लेवल के अकॉर्डिंग डिमांड चलती है। तो ये किससे रिलेटेड हो गया? ये डिमांड से रिलेटेड हो गया। तो ये है सप्लाई, ये है डिमांड, दोनों का अमाउंट बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये फिशर की थ्योरी के अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ मनी उतना ही है जितना सप्लाई ऑफ मनी है। यही है ना डिमांड ऑफ मनी, ये कितना है? उतना ही जितना सप्लाई है। और यही हम जानते हैं कि सप्लाई इक्वल्स टू डिमांड, ये हमारा इक्विलिब्रियम का एक फंडा है, मार्केट इक्विलिब्रियम का।
ठीक। बाद में ये जो टी है, टी को रिप्लेस कर दिया गया, इकोनॉमिस्टों ने टी को रिप्लेस कर दिया, ट्रांजैक्शन को बोला उन्होंने कि ये रियल आउटपुट है। ये क्या है? रियल आउटपुट, रिप्लेस्ड बाय रियल आउटपुट, और रियल आउटपुट को दिखाया जाता है वाई से। ये कंजम्पशन फंक्शन में पढ़ा था, हैं? वाई याद आया? कंजम्पशन एंड सेविंग फंक्शन चैप्टर था, वहाँ आ गया था। वाई मतलब इनकम। फिर इतनी थ्योरी से फिशर बोर हो गया। फिशर ने अपना जो ये इक्वेशन था इसको एक्सटेंड कर दिया। फिशर्स एक्सटेंडेड इक्वेशन। फिशर की जो इक्वेशन थी वो एक्सटेंड हो गई, फैल गई, हैं? बढ़ गई इक्वेशन ये। और बढ़ने के बाद फिशर ने एक नई इक्वेशन दी, mv प्लस उसने एक चीज़ और जोड़ दिया, m डैश v डैश, और इधर तो उसने pt ही रखा। m और v, p और t सब वही है। m डैश v डैश क्या है? क्या? एम डैश क्या था? तो एम डैश है टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट मनी। और वी डैश वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी। पानी दो, बड़ा उबासी आ रही है, गला सूख गया है, मुंह सूख गया। देखिए, तो फिशर ने अपनी उसी इक्वेशन को एक्सटेंड कर दिया। पहले तो सिर्फ यही था एम वी इक्वल्स टू पी टी, उसने एल एच एस में एम डैश वी डैश को इंक्लूड कर दिया। एम डैश वी डैश क्या है? क्रेडिट मनी की टोटल क्वांटिटी और क्रेडिट मनी का टोटल सर्कुलेशन। अब क्रेडिट मनी क्या होता है? क्रेडिट मनी क्या है भाई? क्रेडिट मनी का मतलब है डिमांड डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट, ये क्रेडिट मनी का मतलब है। मतलब एक ऐसा डिपॉजिट जो हम अपनी मर्जी से, मतलब हम डिमांड करेंगे तो हमें मिलेगा, हैं? बैंक डिमांड कर देता है कि मुझे पैसा डिपॉजिट करो, तो पब्लिक डिपॉजिट कर देती है, तो उस तरह के डिपॉजिट को डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। वही है क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी मतलब तुम सही बता रहे हो, उधार वाला पैसा। उधार वाला पैसा बैंक डिमांड करके लेता है। बैंक ही नहीं, कंपनियां भी डिमांड डिपॉजिट करवाती है, जैसे हम पब्लिक डिपॉजिट कहते हैं, ठीक है? तो ये क्रेडिट मनी है। तो एक तो नकद वाला मनी और उधार वाला मनी या डिमांड डिपॉजिट, दोनों को
इंक्लूड करेंगे तब जाकर हमारा टोटल जो है डिमांड ऑफ मनी बनेगा। ये तो सप्लाई ऑफ मनी है ना पूरा, यस सर। और ये डिमांड ऑफ मनी है। इसके बाद छोटी सी अजम्पशन दे दी, एक छोटी सी अजम्पशन दी। अजम्पशन कहाँ लिखी है? लिखो अजम्पशन। अजम्पशन क्या है? तो अजम्पशन है कि वेलोसिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि V एंड वेलोसिटी ऑफ क्रेडिट मनी यानी कि V डैश रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। ये क्या है? अजम्पशन। तो फिशर ने कहा कि ये जो मनी के सर्कुलेशन की वेलोसिटी है और क्रेडिट मनी की अपनी वेलोसिटी है, ये कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगा। ठीक। अरे तो उस पे जो ट्रांजैक्शन कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड है ना, कितनी बार कर रहा है वो। तो ये मान के चल रहे हैं कि एक फिक्स नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन है। वेलोसिटी फिक्स रहेगी, वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन फिक्स रहेगा, ऐसा मान के चल रहे हैं। और सिर्फ वेलोसिटी ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ क्रेडिट मनी, ये भी फिक्स मान के चलेंगे। ठीक है। और तब जाके फिशर की जो अपनी थ्योरी है वो काम आएगी। मतलब ये मानेंगे कि उसमें 10 तो 10 ही ट्रांजैक्शन। हाँ, तो इस हिसाब से बहुत छोटे से में फिशर ने क्या बोला डिमांड ऑफ मनी के बारे में? उसने यही बात बोली, इकोनॉमी में जितना सप्लाई है मनी का उतनी ही डिमांड होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं? पता था, ये अलग लैंग्वेज में क्यों बता दिया? उस लैंग्वेज में भी सेम ही तो था, आपको तो अब क्योंकि ये साइंटिस्ट लोग हैं तो ये जो बता रहे वो एडमायर करना होगा ना। खत्म हो गया ना इसका? QTM ख़त्म हो गया। अब अगली जो क्लास है उसमें कैम्ब्रिज अप्रोच के बारे में पढ़ेंगे। आप तो कहते हो दूसरी क्लास में बहुत बड़ा है। हाँ, काम है। तो अभी एक हुआ, अभी 2 थ्योरी बाकी है। नहीं, आप कहते हैं कैपिटल अप्रोच होगा तुम्हारा। कैपिटल कैम्ब्रिज अरे कौन सा अप्रोच है? QTM है, ये तो छोटा है। क्वांटिटी ऑफ मनी। ICC से भी कुछ नाम है ना। कैम्ब्रिज बोल तो रहा हूँ।